इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएन देवी का लिखा हुआ आफ्टर एमनेशिया का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है उसको। आफ्टर एमनेशिया बेसिकली एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें जीएन देवी ने डिस्क्राइब किया है कि इंडियन जो कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है और वो क्यों है, उसका एक तरीके से उन्होंने हिस्टोरिकल एक व्यू पॉइंट दे करके उसको एनालिसिस करने का कोशिश किया है। 1992 में ये वर्क पब्लिश हुआ था और इस वीडियो में हम लोग इस आफ्टर एमनेशिया पूरा तो नहीं, बस उसका इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ कुछ चीज को समझेंगे, समराइज करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एमनेशिया ये वर्ड का मतलब होता है भूल जाना। तो आफ्टर एमनेशिया यानी भूल जाने के बाद, यहाँ क्या चीज भूलने का बात कर रहे हैं ऑथर, यहाँ वो ट्रेडिशन भूलने का बात कर रहे हैं कि जो भी कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो सब कुछ आजकल वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का मॉडल को फॉलो करके हो रहा है। इंडियन लिटरेरी क्रिटिक्स ये भूल ही चुके हैं कि इंडिया का अपना भी एक नेटिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म का दौर रह चुका है, एक उसका भी नेटिव इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक धारा रह चुका है। इस चीज को पूरी तरीके से भूल गए हैं वो लोग और पूरी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को बेस करके अपना नोशन वो लोग डेवलप किए हैं, जो कि एक गलती है। इसीलिए वो आफ्टर एमनेशिया के थ्रू ये पूरा अपना जो भी व्यू पॉइंट्स है वो क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि इंडियन क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ा क्राइसिस का मोमेंट यही चल रहा है जिसका बारे में अभी बताया कि अपने जो नेटिव धारा है उसको पहचान ना सकना, उसको भूल जाना। ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ है, ट्रेडिशनल संस्कृत क्रिटिसिज्म था जिसको हम लोग क्लासिकल इंडियन क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, ओरिजिनल इंडियन क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, उसको कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया गया है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है किस चीज का साथ, मॉडर्न वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का साथ। हालांकि यहां पे वो संस्कृत क्रिटिसिज्म का बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे वो बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जो क्रिटिसिज्म आया है उसका भी एक बहुत रिच ट्रेडिशन रह चुका है, उसको लेकर के भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया एटसेट्रा एटसेट्रा जितना भी मतलब मॉडर्न इंडिया में जो भी लैंग्वेज चलता है उसका बारे में वो बात कर रहे हैं कि उन लैंग्वेजेस में भी तो अपने अपने भाषा में अपने अपने लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसिज्म करके रखा है। उस चीज को हम लोग क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्यों नहीं मॉडल बना रहे, उस चीज के बारे में क्यों हम लोग भूल गए हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट वो और लाते हैं कि लिटरेचर वर्सेस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर कब डेवलप करना शुरू हुआ और लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब डेवलप करना शुरू हुआ, उस बीच में काफी फासला है। इसका वो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं, खास करके वो मराठी और गुजराती लिटरेचर में से ज्यादा देते हैं। एकदम अगर पर्टिकुलरली बताया जाए तो मराठी लिटरेचर जबकि 13 सेंचुरी में ही काफी ज्यादा ग्रो करने लगा था, उसको गोल्डन पीरियड माना जाता था, लेकिन जो मराठी क्रिटिसिज्म है यानी मराठी लैंग्वेज में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो लेकिन मिड 19 सेंचुरी से पहले आया नहीं। तो यहाँ पे क्लियर 550 से 600 साल का एक फासला है। और वो भी किस चीज में, जैसे एकदम अर्लीस्ट भी अगर मराठी क्रिटिसिज्म का उदाहरण देखने का हो तो ये प्रीफेस कौन कौन लिखे थे, दादोबा पांडुरंग उन्होंने 1865 में लिखा था, परशुराम तांत्या गोडबोले उन्होंने 1867 में लिखा था और महादेव मोरेश्वर कुंते उन्होंने 1869 में लिखा था। ये तीनों राइटर ने प्रीफेसिस लिखा था। तो यही है मराठी लैंग्वेज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सबसे पहला इंस्टेंस। ठीक है, फिर अगर आप गुजराती लिटरेचर में भी सेम चीज देखो तो गुजराती लिटरेचर जो ग्रो करने लगा था या काफी मतलब अपना पीक में था कह लीजिए, अपना फ्लरिश में था, वो था हेमचंद्र के साथ। हेमचंद्र 11th सेंचुरी के पोएट थे। ठीक है, लेकिन जब गुजराती लैंग्वेज में लिटरेरी क्रिटिसिज्म उसका शुरुआत हुआ है 19 सेंचुरी में नवल राम और गोवर्धन राम के सहित। तो ये एक वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों देखा जा रहा कि जबकि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसका जो लिटरेचर है वो तो डेवलप कर जा रहा, लेकिन अच्छे खासा लिटरेचर डेवलप करने का 500-600 साल बाद जाके पहला बार क्रिटिसिज्म आ रहा, ऐसा क्यों। यहां पे वो एक संभावना दिखाते हैं कि ये भी हो सकता है कि एक्चुअल लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है शायद उसमें 500-600 साल का फासला ना रहा हो, लेकिन उसको कोई रजिस्टर ही ना किया हो। शायद हम लोग का जो लिटरेरी हिस्ट्री है वही फ्लॉड हो, उसने क्रिटिसिज्म का पहला शुरुआत इंडियन लैंग्वेज में कब हुआ उसको ध्यान ही नहीं रखा हो, उसको इंपॉर्टेंस ही ना दिया हो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट वो निकाल के लाते हैं कि हम लोग का जो लिटरेरी हिस्ट्रियोग्राफी है ना, यानी लिटरेचर का शुरुआत, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का शुरुआत कब क्या हुआ, सबसे पहले इंस्टेंस क्या है, ये चीज को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना और इस चीज को बढ़िया से
एक डॉक्यूमेंटेशन करना, ये चीज में बहुत सारा नेग्लिजेंस देखा गया है, जिसका वजह से हम लोग के पास कोई सटीक रिकॉर्ड या कहा जाए तो सटीक लॉजिकल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, जिसका बेसिस में हम लोग अपना एक कॉन्क्रीट जो नोशन है वो एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या बताते हैं कि इन एक टर्मिनोलॉजी का केस में भी एक बायस दिखा जाता है। जैसे जहां तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बात है या फिर कल्चरल कोई भी स्टडीज का बात है, तो वहां पे इंडिया और वेस्ट ये दोनों टर्म का काफी कंट्रास्टिंग यूज होता है। अब जीएन देवी कह रहे हैं कि इंडिया एक जो कॉमन वर्ड है, ये एक जियोग्राफिकल एंटिटी या फिर एक नेशन के तौर पे तो सही है, लेकिन जहां लिटरेचर का बात आ जाता है, कल्चर का बात आ जाता है, वहां पे इंडिया एक शब्द काफी नहीं है, क्योंकि इंडिया में काफी तरह तरह के का कल्चर है, काफी अलग अलग मायने के लिटरेचर है। मराठी लिटरेचर अलग है, गुजराती अलग है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है, उड़िया अलग है, बांग्ला, हिंदी, सब अलग अलग टाइप के हैं। भले ही सब इंडिया में ही हो, लेकिन सबका अपना अलग अलग फीचर्स है। तो अगर सिर्फ एक वर्ड, मतलब इंडिया का कल्चर या इंडिया का लिटरेचर समझाने के लिए बस एक वर्ड यूज किया जाएगा तो वो काफी नहीं है, दैट इज क्वाइट इनएडिक्वेट। और सिमिलर तरीके से जो वेस्ट है उसको भी काफी ज्यादा हाईलाइट करके हम लोग सोचते हैं। हम लोग वेस्ट के बारे में हमेशा आइडियलिस्टिक तौर पे सोचते हैं कि वेस्ट का लिटरेचर एकदम परफेक्ट लिटरेचर है, वेस्ट का क्रिटिसिज्म एकदम मॉडल क्रिटिसिज्म है, वो लोग जो बोलते हैं वही सही है, वही पैराडाइम है, उसी को फॉलो करके चलना है। तो दोनों तरफ से हम लोग का बायसनेस है। इंडिया को एक टर्म इंडियन लिटरेचर या सिर्फ एक शब्द से, एक यूनिट से उसको मापा नहीं जाता, उसका वैरायटी इतना ज्यादा है, तो एक शब्द में माप के हम लोग उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और वेस्ट को बहुत ज्यादा ओवर ग्लोरिफिकेशन करके उसको बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं, जितना एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, इसी का चलते क्या होता है कि इंफीरियर और सुपीरियर कैटेगरी ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे हम लोग इंडिया या इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं तो हम लोग को बैक ऑफ द माइंड वो इंफीरियर कैटेगराइज हो जाता है। जैसे ही हम लोग वेस्ट या वेस्टर्न लिटरेचर या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, वो हम लोग को बैक ऑफ द माइंड एक सुपीरियर नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये माइंड फ्रेम ही गलत है, इसी को तोड़ना है, इसी को रीवर्क करना है। ठीक है, फिर वो क्या बताते हैं कि भाषा लिटरेचर एंड भाषा क्रिटिज्म, मतलब वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करके वो अपना एक ट्रेडिशनल टर्म कॉइन कर रहे हैं भाषा। तो भाषा लिटरेचर एंड भाषा क्रिटिज्म इन द सेंस कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो ओरिजिनल क्रिटिसिज्म लिखा गया है या ओरिजिनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया गया है, उसके बारे में वो रेफर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वो क्या बताते हैं कि मॉडर्न इंडियन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग अब तक जो वेस्टर्न थॉट है या वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है उसी को मॉडल मानते हुए आए हैं, लेकिन अब ये करने से नहीं चलेगा। अब हम लोग को वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग अपना हिसाब से जो नया थ्योरी बना रहे हैं उस चीज़ को अपना बेसिस मानना पड़ेगा, तभी वो इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए ज़्यादा ओरिजिनल साबित होगा। आप कभी भी वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म या वेस्टर्न थ्योरी के ऊपर बेस करके इंडियन लिटरेचर का एनालिसिस करोगे तो उसको प्रॉपर इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं कहा जा सकता। उसके लिए आपको इंडियन लिटरेरी अलग थ्योरी या इंडियन क्रिटिसिज्म का भी अलग थ्योरी का दरकार है, जिसका बात वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में प्रेजेंट कर रही है कि वो कुछ कुछ स्पेसिफिक व्यक्तियों को भी नाम दे रहे हैं, उन्होंने अपना अपना फील्ड में क्या नया काम किया है उसका भी उदाहरण दे रहे हैं। इस चीज़ को, इन व्यक्तियों के उनको फील्ड को आप याद रखेंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे एम एन श्रीनिवास सोशियोलॉजी में उनका काम है, अनिल शील और पार्थो चैटर्जी पॉलिटिकल साइंस में उनका काम है, सुधीर काकर साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने काम करके रखा है, रोमिला थापर और रणजीत गुहा इन्होंने हिस्ट्री का फील्ड में काम किया है, और मीनाक्षी मुखर्जी भालचंद्रन इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ऊपर अपना कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न इंडियन एक ओपिनियन है वो रखा है, और आशीष नंदी इन्होंने कल्चरल हिस्ट्री और साइकोलॉजी का फील्ड में इन्होंने अपना इंडियन एक जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो इन्होंने बाहर संभाल के रखा हुआ है। तो ये सारे जो मॉडर्न इंडियन इंटेलेक्चुअल्स है, ये क्या, ये एक वेस्टर्न क्रिटिसिज्म या वेस्टर्न थॉट का ऑल्टरनेटिव के तौर पे अपना एक नया इंडियन ओरिजिनल थ्योरी पेश करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भले ही उसमें कुछ फ्लॉ हो सकता है, वो इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन दैट इज बेटर। ठीक है ना, अपना खुद का अलग थ्योरी थोड़ा सा वो गलत भी हो तो उसको लेकर के चलना इज मच बेटर वे, मच ओरिजिनल वे, रादर देन डिपेंडिंग ऑन अ बोरोड थिंग। ठीक है, ये उनका कहना है। अब वो क्या कह रहे हैं
कि इंडियन ये जो एक नया कंसेप्ट है वो क्या है, वो किस तरीके से क्रिटिसिज्म को देखना सिखाता है। कल्चरल सबसिस्टम्स रादर देन अ वेब ऑफ थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट्स, यानी वेस्टर्न जो क्रिटिसिज्म है उसका बेसिस क्या है, कुछ थ्योरी, बस कुछ तत्व, ठीक है, कुछ मतवाद, कुछ रूल्स, इसी के ऊपर बेस करके वो लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म को आंकते हैं। कुछ कुछ पैरामीटर से इसका ऊपर ये क्या क्या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका हिसाब से वो उसको आंकते हैं। लेकिन इंडियन थॉट जो है, इंडियन सिस्टम जो है, वो एक पूरा चीज को एक कल्चर सब सिस्टम का तौर पे देखता है, यानी सिर्फ कुछ पैरामीटर्स के बेस में नहीं, ये कैसे रीडर के साथ कनेक्ट हो रहा, कैसे उसका कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा, कैसे कल्चर उसको प्रभावित कर रहा, कैसे वो टेक्स्ट कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। दैट इज आवर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर वो ये भी चीज बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया कॉलोनियल पीरियड के थ्रू से गुजरा है, तो ये हम लोग कितना भी चाह ले कि वेस्टर्न थॉट से कंप्लीटली आज़ाद होना, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं और दुनिया में ऐसा कोई कॉलोनाइज सोसाइटी नहीं है जो कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट से संपूर्ण मुक्त हो। वो कुछ उदाहरण भी देते हैं कि जो मोस्ट ओरिजिनल थिंकर भी माने जाते हैं, जैसे श्री अरबिंदो हो गए, एम.एन. रॉय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन लोगों का थॉट भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से संपूर्ण मुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग को क्या प्रोसेस करना है, मतलब हम लोग को क्या एफर्ट डालना है कि जितना पॉसिबल हो सके अपना मॉडर्न इंडियन या कहा जाए तो ओरिजिनल इंडियन थॉट के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ना कि वेस्ट का ब्लाइंड अनुसरण करना। ठीक है, फिर वो क्या बताते हैं कि हम लोगों को इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, कि जो इंटेलेक्चुअल टूल्स हम लोग यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल टूल्स इन द सेंस जो थ्योरी है, जो क्रिटिसिज्म है, जो फिलॉसफी है, जो थॉट्स है, जिसका बेसिस में सब चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं, वो वेस्टर्न हिसाब से नहीं करके हम लोग अपना हिसाब से करें। ठीक है, क्योंकि एक कॉलोनाइजर जो है वो कभी अपना कॉलोनाइज्ड सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा थॉट नहीं छोड़ के जाएगा। वो हमेशा वो लोग को एक सबॉर्डिनेट के तौर पे देखेगा, कभी इंडिपेंडेंट या इक्वल दर्जा के हिसाब से नहीं देखेगा। तो वो लोग का थॉट, थ्योरी, क्रिटिसिज्म जो भी आप लो, वो उसी बायस में रहेगा। तो इससे बेहतर है कि एक बायस्ड और अंडर रेटिंग थॉट को लेने का बजाय हम लोग अपना नया थॉट, अपना नेटिव थॉट डेवलप करें और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या डिस्कस करते हैं कि एक कॉलोनियलिज्म जो है वो जहनी तौर में क्या प्रभाव लाता है और कैसे वो एक सोसाइटी को, एक सोसाइटी का कल्चर को स्टैटिक बना देता है। यहाँ दो तरीके का वो कॉन्ट्रास्ट का बात कर रहे हैं। एक होता है कि रिवाइवलिस्टिक रोमांटिसिज्म, यानी कि जब भी कोई कॉलोनाइज, मान लीजिए जैसे ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था इंडिया को, तो यहाँ पे एक सोसाइटी में दो तरीके का मनोभाव है। एक है कि ब्रिटिश का मन झुका के चलना, उससे क्या होगा कि कॉलोनाइजर के फेवरेट होंगे तो हम लोगों को कुछ फायदा मिलेगा, हम लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। ये एक हो गया कि प्रो कॉलोनाइजर। ठीक है, अब इसी का एक ऑपोजिट फीलिंग भी आता है कि नहीं, क्यों बाहर का कोई आदमी आके हम लोग का देश में हम लोग को अपना जमीन से बेदखल करेगा, हम लोग को ही अपना मतलब गुलाम बना के रखेगा। वो हो गया एक नेशनलिस्टिक फीलिंग कि नहीं, हम लोग को रिबेलियन करना है, इसका खिलाफ चलना है, अपना स्वराज जो है वो लाना है। तो ये इससे क्या होता है, एक तरफ से आप प्रोग्रेसिव बन जाते हो। क्यों प्रोग्रेसिव? क्योंकि जो कॉलोनाइजर है वो अपना साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रहा, मॉडर्न थॉट्स रहा, तो उस हिसाब से जो लोग जाएंगे उन लोगों के साथ चल के वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बन जाएंगे। तो एक तरफ से सोसाइटी का एक हिस्सा क्या हो रहा, प्रोग्रेसिव की तरफ आगे बढ़ रहा, दूसरा हिस्सा क्या हो रहा, वो दोबारा वो और ज्यादा हार्ड हिटिंगली अपना जो नेटिविज्म है, ठीक है, अपना जो देसीपन है उसका तरफ वापस आ रहा है। तो एक तरीके से वो पीछे मुड़ रहा है, रेट्रोग्रेड कर रहा है। तो एक हिस्सा अगर आगे बढ़ेगा और दूसरा हिस्सा अगर अपना पुराना रूट के ऊपर पीछे मुड़ेगा, तो कुल मिला के होल सोसाइटी तो एक ही जगह खड़ा रहा ना वो पूरा आगे बढ़ रहा, ना वो पीछे बढ़ रहा। आगे पीछे करते करते वो एक ही जगह स्टैटिक होके रह जा रहा, जो कि कल्चर के लिए हानिकारक है। कल्चर हमेशा तभी डेवलप करेगा जब वो डायनामिक रहेगा, जब वो गतिशील रहेगा, जब वो आगे बढ़ते रहेगा। एक जगह अगर वो हो गया, दैट इज, इसको एक टर्म उन्होंने यूज किया है, कल्चरल इमोबिलाइजेशन, यानी कल्चर एक ही जगह बैठ जाना। ये हुआ है इंडिया के साथ, और इससे अगर इंडिया को निकलना है, इंडियन थॉट को निकालना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने वो और क्या बता रहे हैं
कि लिटरेरी हिस्ट्रियोग्राफी जो मैंने पहले भी बताया कि इसको सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोगों का लिटरेरी हिस्ट्रियोग्राफी सही नहीं होगा, जब तक हम लोग ये पता सही से नहीं करेंगे कि हम लोग लिटरेचर में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ था, कब क्या हुआ था, ना कि हम लोग वेस्टर्न थॉट के ऊपर बिलीव करेंगे या वेस्टर्न अकाउंट के ऊपर बिलीव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक जो पीरियड है, कॉलोनियल पीरियड है, उसमें कॉलोनियल पीरियड में इंडियन लिटरेचर या इंडियन क्रिटिसिज्म का क्या हालत था या वो कितना डेवलप किया था, ये भी हम लोगों को पता चलता है उस टाइम ब्रिटिशर्स ने, या कहा जाए तो वेस्टर्न ने हम लोगों के ऊपर स्टडी करके जो कुछ किताब लिख के गए या जो कुछ कमेंट्री करके गए उससे। अब आप ही बताइए, कोई एक जो कॉलोनाइजर है वो कभी भी अपना जो कॉलोनी है उसका बारे बहुत बढ़िया से दिल खोल के कुछ अच्छा चीज़ लिखेगा या ऐसा दिखाएगा कि वो ब्रिटिश से भी सुपीरियर कुछ कुछ जगह इंडिया है? ये सच भी होगा तो भी क्या वो ऐसा दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। और हम लोग अगर वही वेस्टर्नाइज का लिखा हुआ किताब के ऊपर मतलब बेस करके अपना लिटरेरी हिस्ट्री पे भरोसा करेंगे तो क्या वो लिटरेरी हिस्ट्री कभी सही होगा? सही नहीं होगा। यहीं पे फ्लॉ है और यहीं पे जीएन देवी हम लोग को बार बार बता रहे हैं कि इस चीज़ को सही करने का बहुत ज़्यादा दरकार है। वो कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे कुछ कुछ ब्रिटिश पर्सन थे, मतलब वेस्टर्न थॉट लीडर्स, जिन्होंने इंडियन उस टाइम का इंडियन लिटरेचर या इंडियन क्रिटिसिज्म पे अपना कुछ हाईलाइट किए थे। लाइक विलियम जोन्स थे, एल्ब्रेक्ट वेबर थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, मॉरिस विंटरनिट्ज थे। इन्होंने अपना राइटिंग्स का थ्रू ये प्रतीत करने का कोशिश किया है कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का जो शुरुआत है ना, वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से ही शुरुआत हुआ है। यानी ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी इंडिया को बनाया, तो ब्रिटिश का जो प्रोग्रेसिव थॉट है, जो मॉडर्न थॉट है, उसी से इंस्पायर होकर इंडियन लिटरेचर में भी मॉडर्निटी आया, उसमें भी ग्रोथ आया। ये उन सब ने दिखाया है, जबकि ये सही बात नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें प्रॉपर कुछ इसमें डेटा मिसप्लेस है। जो डेटा, जो तथ्य कॉलोनाइजर ने नहीं दिखाया है या उसको डिसफिगर करके दिखाया है, वो हम लोगों का कर्तव्य कि हम लोग उसमें प्रयास करें, हम लोग सच निकाल के लाए और उस पर हम लोग भरोसा करें। ठीक है। जैसे विलियम जोन्स, जिनको फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने अपना 3rd एनिवर्सरी डिस्कोर्स जो कि 1786 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन लिटरेचर जो है 11th सेंचुरी मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट, यानी 11th सेंचुरी में जो मुसलमान हमला हुआ था और उसका बाद जो पूरा तुर्की जो सुल्तानी शासन शुरू हुआ था, तो उस टाइम तक इंडिया का जो ओरिजिनल लिटरेचर था वो सीमित है। हाँ, अब उसका शुरुआत क्या है? शुरुआत बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन सीमित है वो वहीं तक। इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के सोचो तो वो लोग ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, है ना, और अप टू सुल्तानी शासन काल तक, तब जो क्लासिकल इंडिया था वो काफ़ी रिच था, वो काफ़ी मतलब रिलीजियस था, वो उसका अपना एक हेरिटेज था, हर चीज़ में वो बेहतरी था। ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा। और उसका बाद क्या दिखाया जा रहा है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया तब दोबारा से प्रोग्रेसिव हुआ, मॉडर्निटी आया इंडियन लिटरेचर में। अब आप बताइए कि वो 11th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, ये जो 700 साल है, जब ब्रिटिश सुल्तानी शासन जब शुरू हुआ और ब्रिटिश के आने का पहले, तो ये बीच का 600-700 साल क्या इंडिया अंधेरे में डूबा था? इसमें क्या इंडियन लिटरेचर बोल के कुछ नहीं था? क्या इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोल के कुछ नहीं था? यही वो इनडायरेक्टली दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्लासिकल इंडिया को ग्लोरियस दिखाते हैं और ब्रिटिश इंडिया को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, लेकिन जो बीच का इंडिया है उसको वो दिखाते हैं वल्गर। डायरेक्टली अगर नहीं भी तो इनडायरेक्टली यही वो लोग मीन करते हैं कि जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक लोग का मॉडर्निटी हम लोग में कुछ नहीं था, ब्रिटिश ही हम लोग को आके मॉडर्निटी सिखाए हैं। ये बहुत गलत दावा है और इसी पे हम लोग को काम करने का दरकार है। दैट इज वाई वी शुड करेक्ट दिस फ्लॉड हिस्टोग्राफी। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन में, मेन यही टॉपिक्स था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और कोई भी चीज़ में, पोएम, प्रोज, नॉवल, ड्रामा, कोई भी केस में अगर हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड।